गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एनसी चिल्ड्रन एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है आपका। हम लोग हमारा टॉपिक जो चल रहा था वो सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन के अंदर आज हम इसका एक और टॉपिक पढ़ रहे हैं, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। तो नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास तो ये होता है कि जो किसी भी कंपाउंड का थ्योरेटिकल मास होता है ना, थ्योरेटिकल मास, उसको हम कहते हैं उसका नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। क्लियर है? जैसे देखो H2O, तो H2 का कितना होगा 1.008 into 2 plus 16 is equal to कितना आ जाएगा, तो ये 2 और 6 18 आ जाएगा ना, 18.008। ये इसका नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास हो गया। थ्योरेटिकली कितने हाइड्रोजन हैं, कितने ऑक्सीजन हैं, कितने कार्बन हैं, कितने नाइट्रोजन हैं, उनका सबका टोटल मास जोड़कर, और जो थ्योरेटिकली मास जो आता है उसको हम नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कह देते हैं। हम बात कर रहे हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास की। अब एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या है इसकी बात करते हैं। देखिए, तो देखो भाई, जब हम किसी भी सॉल्वेंट में किसी सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं, तो सॉल्यूट जैसे ही उस सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है, तो उस सॉल्यूट के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर दो चीजें हो सकती हैं, ठीक है। दो बातें क्या हो सकती हैं, सॉल्यूट के जो मॉलिक्यूल हैं, एक तो ये हो सकता है कि उनमें डिसोसिएशन हो जाता हो, ठीक है, डिसोसिएट हो जाते हो मतलब टूट जाते हैं। और दूसरा उसमें ये हो सकता है कि वो आपस में कंडेंसेशन हो जाता हो, उनका आपस में कंडेंसेशन हो जाता हो, ठीक है। या तो डिसोसिएट होंगे और या फिर कंडेंसेट होंगे, ठीक। तो अब देखिए, डिसोसिएशन जब हो जाएगा तो जो सॉल्यूट के पार्टिकल होंगे तो उनका मास क्या होना चाहिए, उनका मास कम हो जाएगा इन द सॉल्यूशन। बाहर तो उसका मास जो भी था, मान लेते हैं 20 था, अगर वो 10 में डिसोसिएट होते हैं तो आफ्टर द डाइल्यूशन डिसॉल्व जब होंगे तो उसका मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पर ऐसे ही अगर उनमें कंडेंसेशन हो जाता हो तो फिर हम कह देंगे कि वो उनका मास बढ़ जाएगा, थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली बढ़ जाएगा। तो इसको हम कंडेंसेशन कहते हैं, और डिसोसिएशन और कंडेंसेशन की वजह से ही एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास जो है वो जनरेट होता है, ठीक है। ये तो एक कॉमन बात हुई। मैं आपको प्रैक्टिकल इसका एग्जांपल लेके बताता हूं कि होता क्या है बेसिकली। देखिए, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास में जो एग्जांपल है वो है एसिटिक एसिड का, ठीक है। अगर इस पे आपको क्वेश्चन आता है तो आप इसी को एग्जांपल को उसमें लिखोगे। अब देखिए, इसका जो है थ्योरेटिकल मास जो है वो कितना आएगा। देखिए, इसमें 2 कार्बन है, ठीक है, तो कार्बन 2 है, 12 into 2। हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं, तो 4 into 1 प्लस 16 into 2 हो जाएगा। जब टोटल करोगे तो 60 आएगा इसका। तो ये इसका थ्योरेटिकल मास हो गया, ठीक है। थ्योरेटिकल मास हो गया, इतना होता है, ये अपने को कंफर्म है। लेकिन जैसे ही CH3COO को डिसॉल्व किया जाता है, ठीक है, डिसॉल्व का मतलब कि इसका सॉल्यूशन बना लिया जाता है, और CH3COOH जो है, एसिटिक एसिड जो है, वो एज ए सॉल्यूट काम करता है, ठीक है। डिसॉल्व इसको बेंजीन में किया जाता है, वाटर में नहीं, बेंजीन में इसको डिसॉल्व करेंगे। तो बेंजीन में जैसे इसको डिसॉल्व करेंगे, अब क्या होगा कि जैसे ही इसका वेट देखा जाता है तो 60 नहीं आता, ठीक है। कितना आता है, 120 आता है, ठीक। अब जब 120 आता है तो यहां एक क्वेश्चन उठना दिमाग में उठता है कि इसका मॉलिक्यूलर वेट तो 60 था, लेकिन अब इसमें 120 कैसे आ रहा है।
तो उसका कारण ये हुआ कि भाई 120 इसलिए आ रहा था क्योंकि ये जो CH3COH है ना, जैसे ही बेंजीन में डिसॉल्व होता है आपस में कंडेंसेट हो जाता है, कंडेंसेशन हो जाता है। इसका कंडेंसेशन होता है तो ये इसके दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं। तो देखिए कैसे जुड़ेंगे, मैं यहां ड्रॉ कर देता हूं। CH3COOH, CH3COOH इस प्रकार से, और यहां देखिए इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, अब हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के बाद में क्या हुआ कि जो CH3COO मोनोमर जो था वो अब किसमें बदल गया, डाइमर में बदल गया, यानी कि इनका कंडेंसेशन हो गया आपस में। आफ्टर कंडेंसेशन अब ये वाला जो है इसका मॉलिक्यूलर वेट 60 था और इधर वाले का भी 60 है, तो टोटल कितना आएगा 120 आएगा। तो 120 आएगा, इसका मतलब ये हुआ कि ये इसका एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास है। नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास तो 60 है, एबनॉर्मल कितना है 120 है। तो ये इसका एग्जांपल है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास का। फाइनली आप लोग ये बात समझ गए होंगे कि एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या है। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास का मतलब ये है कि प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलर मास इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स थ्योरेटिकल वैल्यू। ठीक है, तो उस मास को ही हम क्या कहते हैं, जो डिफरेंट वैल्यू आती है उसको ही हम क्या कहते हैं, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास होता है। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्यों जनरेट होता है, तो इसके पीछे दो रीजन बता दिए, या तो डिसोसिएशन की वजह से आएगा, NaCl का एग्जांपल है इसमें, और अगर एसोसिएशन होता है या कंडेंसेशन होता है तो फिर वो वाला एग्जांपल मैंने आपको बता दिया है यहां पर। क्लियर है ये वाली बात। एक टॉपिक और कर लेते हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर के मास के बाद, फिर आपका एक रह जाएगा, तो वो अपन कल नेक्स्ट वीडियो के अंदर कर लेंगे। नेक्स्ट है बॉन्ड ऑफ फैक्टर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका बॉन्ड ऑफ फैक्टर। बॉन्ड ऑफ फैक्टर क्या है, बिल्कुल सिंपल सी चीज है। एक्चुअल में क्या किया कि वॉटहॉफ ने किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो थी उसकी थ्योरेटिकल वैल्यू और उसकी प्रैक्टिकल वैल्यू को आपस में कंपेयर किया था। तो किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और थ्योरेटिकल जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल वैल्यू को जब अपन आपस में कंपेयर करते हैं ना, तो उनका जो रेशियो होता है वो रेशियो जो है उसको हम बॉन्ड ऑफ फैक्टर कहते हैं। बॉन्ड ऑफ फैक्टर जो है उसको आइटा से रिप्रेजेंट किया जाता है, आइटा। तो आइटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आइटा जो है वो अपने यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए आइटा इज इक्वल टू, यानी कि बॉन्ड ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू, यहाँ आपको याद रखना है कि भी यहाँ ऊपर कौन सी वैल्यू लिखनी है और अपॉन में नीचे कौन सी वैल्यू लिखनी है। तो देखिए यहाँ पर प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और नीचे आ जाएगा थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है, प्रैक्टिकल वैल्यू अपॉन थ्योरेटिकल वैल्यू। ठीक, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए आइटा इज इक्वल टू, तो देखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सबसे पहले कौन सी थी, लॉगरिथम में प्रेशर, तो वो उसको अपन ऐसे लिख देते हैं डेल पी अपॉन डेल पी, ऐसे लिख देते हैं। तो यहाँ पे ये कौन सी आ जाएगी, प्रैक्टिकल, और ये आ जाएगी थ्योरेटिकल, डेल पी प्रैक्टिकल अपॉन डेल पी थ्योरेटिकल। क्लियर। दूसरा देखो कौन सा बन जाएगा, डेल टी, डेल टीबी। ठीक है, तो डेल टीबी की जो प्रैक्टिकल वैल्यू होगी वो यहाँ आ जाएगी, और यहाँ कौन सी आ जाएगी, थ्योरेटिकल वैल्यू। क्लियर। इसके अलावा और कौन सी थी, डेल टीएफ अपॉन डेल टीएफ, तो इसकी यहाँ पर प्रैक्टिकल वैल्यू, और यहाँ क्या आ जाएगी
थियोरेटिकल वैल्यू। यहां अगर हम बात करें पाई की, है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर, तो पाई प्रैक्टिकल ऊपर और पाई थियोरेटिकल नीचे। तो इस प्रकार से इनका जो दोनों का प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल वैल्यू जो है उनका जो रेशियो होगा उसको हम क्या कह देते हैं, आइटा कहते हैं या फिर वॉट ऑफ फैक्टर कहते हैं। क्लियर है? तो ये इतना सही है और इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब देखो एक और चीज इसके अंदर अपन देखते हैं। देखो भाई, अगर आइटा जो है वो मॉलिक्यूलर मास की बात करें, हम मॉलिक्यूलर मास की बात करें, मॉलिक्यूलर मास, तो नॉर्मली आइटा में हम प्रैक्टिकल वैल्यू कहां लिखते हैं, ऊपर, और थियोरेटिकल वैल्यू नीचे लिखते हैं। लेकिन जब आप मॉलिक्यूलर मास की बात करोगे तो यहां उल्टा हो जाएगा, थियोरेटिकल वैल्यू ऊपर आएगी और प्रैक्टिकल वैल्यू जो है वो नीचे लिखी जाएगी मॉलिक्यूलर मास के बारे में। ठीक है? तो इस एक के केस में आपको ये ध्यान रखना है। अब कोई बच्चा ये सोचेगा कि सर मॉलिक्यूलर मास के केस में ऐसा क्यों होता है, तो मैं एक एग्जांपल लिखूं। जैसे अपन पाई की बात करें, है ना, तो पाई का फार्मूला क्या होता है, W/m RT/V, यही तो है। अब ये मान लेते हैं कि पाई जो है वो प्रैक्टिकल वैल्यू है, तो ये वाला भी प्रैक्टिकल हो जाएगा ना, ये प्रैक्टिकल वैल्यू हो जाएगी, और ये पाई जो है ये थियोरेटिकल वैल्यू है, तो W/m थियोरेटिकल इनटू RT/V ऐसे हो जाएगा। अब देखो आइटा में लिखता हूं, आइटा कैसे लिखते हैं, पाई प्रैक्टिकल अपॉन पाई थियोरेटिकल, समझ रहे हो ना? अब मैं देखो इस प्रैक्टिकल वैल्यू को यहां लिखता हूं, तो W/mt RT/V को कैंसिल कर देते हैं, और यहां क्या रहेगा, W/mt थियोरेटिकल। जब आप इसको एडजस्ट करोगे आइटा इज इक्वल टू, तो ये mt नीचे आएगा, mt ऊपर नहीं चला जाएगा क्या, W कैंसिल हो गए, तो देखिए क्या बन जाएगा, ये m थियोरेटिकल अपॉन m प्रैक्टिकल। ठीक है? तो इसलिए मॉलिक्यूलर मास के केस में ये जो है उल्टा हो जाता है क्वांटम फैक्टर, और बाकी जो है क्वांटम फैक्टर वो प्रैक्टिकल वैल्यू ऊपर आएगी, थियोरेटिकल नीचे आएगी। मॉलिक्यूलर मास में थियोरेटिकल ऊपर, प्रैक्टिकल वैल्यू नीचे। इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल आएगा, तो आपने वो उसको सॉल्व कर लेना। ठीक है भाई? तो आज के लिए इतना ही। कल का वीडियो जो है अपना लास्ट तक होगा इस लेसन का, उसमें मैं आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन के बारे में बताऊंगा, वो अपना लास्ट होगा। थैंक यू।